नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बजट प्रस्ताव पर अपने विचार रख रहे थे और उन्होंने जिस तरह से विपक्ष को धोया है, उससे ज्यादातर विपक्ष तो सदन को छोड़कर भाग गया, लेकिन कुछ लोग लगातार नॉन स्टॉप मोदी के विरोध में नारे लगाते रहे। इन नारे लगाते लोगों को मोदी ने आड़े हाथों लिया और उनको यह चेतावनी दी कि जिस तरह से वो देश की सेहत के खिलाफ खिलवाड़ कर रहा था पूरा देश का विपक्ष, और जब वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी बनाई थी, उस समय वैक्सीन को लेकर के जिस तरह से भ्रम फैला रहा था, उसको बड़ी मुश्किल से देश ने संभाला, देश के वैज्ञानिकों ने संभाला, और लोगों ने जिन्होंने भरोसा किया था उसके कारण से आज दुनिया हमारी वैक्सीन का लोहा मान रही है। लेकिन मोदी ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि जो अडानी अडानी के नाम के नारे लगा रहे हैं, वो अडानी के नाम पर जो भ्रम फैला रहे हैं, जो अडानी के नाम पर देश के आर्थिक विकास को रोकना चाहते हैं, जिनकी वजह से इस देश का अरबों रुपया बर्बाद हो गया है, जिसकी वजह से देश का एक उद्योगपति बर्बाद होने के कगार पर आ चुका था, लेकिन अब वो ग्रोथ कर रहा है। जिस तरह के ये आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों से पूरे देश के जो उद्योगपति हैं उनको हतोत्साहित करने का काम ये जो विपक्ष कर रहा है, उसको सीधे सीधे मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस देश के विपक्ष ने देश के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया और वैक्सीन को बदनाम करने की कोशिश की, तो मेरी सलाह है कि वो देश की आर्थिक सेहत से खिलवाड़ ना करें। बिना नाम लिए मोदी ने इस विपक्ष को अडानी के नाम पर फैलाई गई भ्रम और अफवाह और झूठ पर करारा जवाब देते हुए यह सलाह दे दी, क्योंकि जिस तरह से ये अडानी अडानी चिल्लाते हुए ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने एक तरफा मदद अडानी की है, और मोदी अडानी भाई भाई के नारे राज्यसभा में लगा रहे थे, नॉन स्टॉप नारे लगाते रहे, जो कि नियमों के विरुद्ध भी है कि सदन के अंदर यदि देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वहां जवाब दे रहे हैं, तो जो इस देश ने सबने सुना कि चाहे वो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे, पूरे देश ने सबने चुपचाप बैठ करके सुना। इसी तरह जब लोकसभा के अंदर राहुल गांधी बोल रहे थे, पूरे देश ने उनके द्वारा बोले गए झूठ को भी आराम से बैठकर सुना। तब देश का प्रधानमंत्री यदि उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो इस देश को विपक्ष को चुपचाप बैठकर सुनने से दिक्कत क्या है? सुनना तो बैठकर चाहिए था, लेकिन इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि मोदी के भाषण को सुनना नहीं है। और यह पहली बार नहीं है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि यह जब भी कभी 2014 के बाद से मोदी के ऊपर आरोप लगाते हैं, और जब मोदी उसके प्रश्न के उत्तर में खड़े होकर जवाब देने की बात करते हैं, यह विपक्ष इसी तरह शोर मचाता है। इसका एक षड्यंत्र है कि झूठ बोलो और फिर मोदी से सफाई मांगो, मोदी जवाब दें, मोदी जवाब दें, और जब मोदी जवाब दें तो इस जवाब को देश को सुनने मत दो, अफवाह फैलाओ ताकि आपका झूठ तेजी से प्रचारित होता रहे। दुनिया को जब यह पता नहीं लगेगा कि मोदी ने बोला क्या है, मोदी ने उत्तर दिया क्या है, तो लोग सोचेंगे जो ये झूठ फैला रखा है यही बात सही है और यही षड्यंत्र है। लेकिन आपको बता दूं कि मोदी ने एक एक करके इनके झूठ की परतों को खोला है, और चाहे लोकसभा थी तो लोकसभा में भी उन्होंने कहा कि ये लोग कुछ इस विचारधारा के इस देश के अंदर हैं जिनका काम केवल नेगेटिविटी फैलाना है। इस देश में पॉजिटिव चीज भी हो रही है और पूरी दुनिया आज भारत की तरफ जब देख रही है, ऐसे में भारत को बदनाम करके इस देश के विपक्ष को मिलेगा क्या? आज आप देखिए कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे देश के लिए है कि चीन से दुनिया अपना व्यापार समेट रही है, और ऐसे में वो ये देख रहे हैं कि कौन सा देश ऐसा होगा जो चीन को टक्कर दे सकता है। चीन में लेबर सस्ती है, चीन में सुविधाएं हैं, ऐसा कौन एक देश है जो इसी लेबर कॉस्ट में या उससे भी कम कॉस्ट में हमारी चीजों को निर्माण कर सकता है? और उनको उस ऑप्शन के रूप में भारत दिखाई दे रहा है, और इसीलिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं या तो भारत में आने का विचार कर रही हैं। ऐसे में यदि इस देश के विपक्ष ने साथ सत्ता के मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर के दुनिया को एक मैसेज दिया होता कि वेलकम, हम स्वागत करने योग्य हैं, आज ये बदलता हुआ भारत है, यहां कोई
भ्रष्टाचार नहीं होता है, यहां सरकार व्यापारियों का स्वागत करती है, यहां देश में जो अपने उद्योग धंधे लगाते हैं उनको हम फैसिलिटेट करते हैं, उनकी हम मदद करने को तैयार हैं, देश आर्थिक उन्नति करे, इसमें सब देशवासी मिलकर के इसमें सहयोग करेंगे, ऐसा मैसेज देते तो दुनिया की जो कंपनियां आ रही हैं वो देखती कि इस देश में पक्ष हो या विपक्ष, इनमें बड़ी एकता है और यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस देश की एक ये बहुत बड़ी साजिश है, मैं इस पूरे देश को बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस देश का विपक्ष और ये कांग्रेस केवल और केवल अडानी को टारगेट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो अभी एक कांग्रेस की षड्यंत्र को समझे नहीं है। कांग्रेस का जो टारगेट है वो अडानी नहीं है, कांग्रेस का जो टारगेट है वो मोदी भी नहीं है। आपको बड़ी बात बता रहा हूं कि कांग्रेस का केवल और केवल एक सूत्री कार्यक्रम है कि इस देश में जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से शिफ्ट होकर के आना चाहती हैं, दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति भारत में आना चाहते हैं, उनको यह मैसेज देना कि यदि तुम यहां काम करोगे तो जैसे हम अडानी को एक्सपोज कर रहे हैं इसी तरह तुमको भी कभी एक्सपोज किया जा सकता है और तुम्हारे खिलाफ भी हिंडनबर्ग जैसी कोई रिपोर्ट आज नहीं तो कल को आ सकती है। यह ब्लैकमेलिंग का धंधा है। हिंडनबर्ग आज आप देखना जिस तरह से उसने दो उदाहरण रखे हैं, एक बैटरी से चलने वाले ट्रक का उदाहरण हमेशा दिया जाता है, साहब उसके लिए रिपोर्ट लाया था, उसके शेयर 90% डाउन हो गए और इसलिए सब लोग समझें कि अब अडानी की रिपोर्ट आई है तो अडानी का भी शेयर 90% नीचे जाएगा या तो ये बर्बाद हो जाएगा, तो भाई इसके शेयर जिसके पास हैं फटाफट बेच दो। ये जो है ये ब्लैकमेलिंग का तरीका है, ताकि अब किसी भी कंपनी को वो फोन करेंगे हिंडनबर्ग वाले और वो कहेंगे देखिए भाई आपके बारे में रिपोर्ट आई है, क्या करें, अच्छा रिपोर्ट प्रसारित कर दें, नहीं तो इतना दे दीजिए। ये जो खेल है ब्लैकमेलिंग का, ये सब इस झूठ के ऊपर चल रहा है और ये इस देश में जो राजनीति में रहे हैं 65 साल, उन्होंने बखूबी ये काम किया है। आज वो जो टारगेट कर रहे हैं वो ऐसे उद्योगपति को कर रहे हैं जिसके साथ कांग्रेस के कई राज्यों में उनके खुद के समझौते हैं। फिर वो टारगेट क्यों कर रहे हैं? इसका केवल एक कारण है कि दुनिया के उद्योगपतियों को वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई इस देश में यदि आप उद्योग लगाओगे, आज मोदी सरकार है, 2024 के बाद भी मोदी ही आने वाले हैं, लेकिन अगर आप इस देश में कोई उद्योग धंधा लगाओगे तो हिंडनबर्ग भी है, कल को और 4 हिंडनबर्ग खड़े होंगे और इस देश में कांग्रेस भी है और वामपंथी भी हैं, ये भी खड़े रहेंगे, तो ये इसी तरह विरोध करेंगे, एक्सपोज करेंगे और उद्योगपतियों को राजनीति से कनेक्ट करेंगे और इसलिए उनकी राह मुश्किल हो जाएगी। जहां भाजपा का शासन है जिन राज्यों में, वहां तो आप व्यापार कर सकते हो, लेकिन वहां भी आपके ऊपर उंगली उठाई जाएगी। आप ईमानदारी से काम करेंगे तो भी आपको चोर बताया जाएगा, तो भी आपको भ्रष्ट बताया जाएगा। आपने कंपनी के शेयरों में हेराफेरी की है, आपने बैंकों के लोन लेने में हेराफेरी की है, यह भ्रम फैलाया जाएगा ताकि आपके साथ देश का कोई व्यक्ति खड़ा ना हो। कैसे खड़े होते हैं? मैंने शेयर लिए, मैं भी एक हिस्सेदार अडानी में हो गया। ये चाहते हैं कि देश के ज्यादातर लोग जो कंपनियों में अपना इन्वेस्ट करते हैं और हिस्सेदारी लेकर, शेयर लेकर उसमें सहयोग करते हैं, इस कांग्रेस और वामपंथियों की यह चाल है कि ऐसे लोग सब पीछे हट जाएं और वो ये समझ लें कि इस देश में तो मोदी सरकार के रहते कोई भी उद्योगपति पनप नहीं सकता। भाई यहां तो ये इसी तरह करेंगे और आपको बता दूं, ये अभी अडानी को कर रहे हैं, फिर अंबानी को करेंगे, फिर कल को महिंद्रा को करेंगे, क्योंकि यहां एक टूल किट तैयार की गई है और उस टूल किट तैयार करने वालों में भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं। कंपटीशन है। उस उद्योगपति में कोई अमेरिका में बैठा है, कोई बैठा भारत में है, लेकिन उसके पीछे जो आका हैं वो कहीं कनाडा में बैठे हैं और इसलिए उन सब ने तैयारी की है कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को कैसे ब्रेक लगाया जाए, कैसे इसको चौपट किया जाए। और उसका एक ही तरीका है कि यहां जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको टारगेट करो, उनको बेईमान और चोर सिद्ध करो, उनको झूठा सिद्ध करो। यह सारा खेल चल रहा है और इसलिए मोदी जी ने इन सबको एक्सपोज करते हुए यह कहा कि देश की अर्थव्यवस्था से मत खेलो, आर्थिक सेहत मत बिगाड़ो। राज्यसभा के पूरे भाषण में मोदी जी का एक
इनको एक सूत्री ये जो जवाब था, इसके अलावा मोदी जी ने हुंकार भरते हुए कहा है कि मैं अकेला हूं और मेरे ऊपर ये सारे मिलकर के प्रहार कर रहे हैं, एक अकेला मोदी सब पर भारी। ये बहुत बड़ी बात कही है। और उन्होंने कहा कि मैं कोई मक्खन पे लकीर खींचने वाला नहीं हूं, मैं पत्थर पे लकीर बनाने वाला हूं। उन्होंने राहुल गांधी पर बगैर नाम लिए एक तंज भी कसा है, जिसका जवाब राहुल गांधी से हमें उम्मीद है देंगे तो नहीं, लेकिन मीडिया वाले और कांग्रेसी जरूर पूछें कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उन्हीं के खानदान में राहुल गांधी, तो ये गांधी कहां से आ गया भाई? ये गांधी टाइटल कहां से आया? वो नेहरू टाइटल क्यों नहीं लगाया इंदिरा गांधी ने? बेटी थी ना, तो इंदिरा गांधी लगाती उस टाइटल को, क्यों नहीं लगाया? ये सवाल मोदी जी ने उठाया और बड़े महत्वपूर्ण की बात है कि इसका कांग्रेसी क्या जवाब देंगे। इसी तरह उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा कि ये जो कांग्रेस है, ये आज संविधान की बात करती है, लेकिन इसने 90 बार आर्टिकल 356 का उपयोग किया और चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, जिसमें इंदिरा गांधी ने लगभग 50 बार ऐसा किया। इस पॉइंट से मैं ये समझता हूं कि अब आने वाले समय में आप देखेंगे, ये मोदी जी ने हिंट कर दिया है, अब कुछ समय में कहीं कोई राज्य में ये धारा 356 का प्रयोग हो सकता है। ये मैं अनुमान से कह रहा हूं। वो पंजाब होगा, वो पश्चिम बंगाल होगा, या कोई और राज्य भी हो सकता है, ये समय बताएगा। लेकिन मोदी जी ने ये हिंट दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस की जब बात की और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से कांग्रेसी कहते हैं कि साहब इस देश की नींव हमने रखी, मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, नींव रखी थी, रखने चल रहे थे, लेकिन इन्होंने देश में गड्ढे पैदा किए, यानी विकास में ये कांग्रेसी बाधा बने। हर जगह भ्रष्टाचार हुआ, गांधी खानदान का नाम रखा गया, और आज उन्होंने गिनवाया कि जिस तरह से आज एक द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। यह है मोदी जी की सोच कि वो खुद अपने नाम करने के लिए देश का काम नहीं कर रहे हैं, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने बताया 600 योजनाएं नेहरू और गांधी खानदान के नाम पर थी, जिसमें से आज एक भी मोदी के नाम पे तो नहीं है। इसी तरह उन्होंने कहा कि 9 लाख सर्विस सेंटर गांव में खुले हैं, जिसके लिए ये कहते हैं कि आज रोजगार नहीं है। तो मोदी जी ने विपक्ष को यह भी आईना दिखाया कि वो नौकरी और रोजगार, इसमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि नौकरी क्या होती है, रोजगार क्या होती है। मोदी सरकार ने रोजगार दिए हैं और वो करोड़ों में दिए हैं। जब वो बात करते हैं कि 100 से ऊपर यूनिकॉर्न खड़े हुए हैं, तो क्या वो नौकरी नहीं है, वो रोजगार नहीं है, उसमें लोग जुड़े नहीं हैं? जब वो बात करते हैं कि स्टार्टअप खड़े किए गए इस देश में 90,000, तो क्या वो रोजगार नहीं है? रोजगार है। अगर वो सरकारी नौकरी को ही नौकरी मानते हैं, ये बात अलग है। बहुत सारे लोग कहते हैं नौकरियां नहीं लग रही, तो क्या सरकारी नौकरी ही नौकरी होती है? प्राइवेट कंपनी में नौकरी नहीं होती है? जो अडानी में, अंबानी की कंपनी में, या टाटा में, या बिरला में, या महिंद्रा की कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, जो आईटी सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, नौकरी नहीं है। ये आईटी सेक्टर में आज जो काम हो रहा है, गांव-गांव में जो सेंटर खुल रहे हैं, जो 5 लाख गांव के अंदर सेंटर खुले हैं, डाटा सेंटर, क्या वहां जो काम कर रहे हैं 5-7 लोग एक सेंटर पर, वो नौकरी नहीं है? इसी तरह मोदी जी ने खुलासा किया कि हम मोबाइल फोन को इंपोर्ट किया करते थे, आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा एक चमत्कारिक काम हुआ है। 350 प्राइवेट कंपनियां आज रक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो पहले कभी नहीं थी। और आज हमारे पास अरबों रुपए के ऑर्डर हैं कई देशों के, और आज हम रक्षा के उपकरण भारत में बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इन्होंने खुलासा किया, और सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने किया कि ये जो आदिवासी क्षेत्र है, जिसको वनवासी कहते हैं, इस क्षेत्र को अछूता रखा गया था। मोदी सरकार आई तो लगभग ऐसे 50 जिलों को चिन्हित किया कि जहां ये जनजाति समूह रहता है और इनका आमूल चूल परिवर्तन और विकास किया जाए। तो ये पहली बार है, और इस देश के विपक्ष का ये एक, देखिए किस तरह से घिनौना चेहरा सामने आया है कि पहली बार देश का प्रधानमंत्री कोई एक ऐसी महिला बनी जो इस जनजाति क्षेत्र से आती है, वनवासी क्षेत्र से आती है। उसके सम्मान में कम से कम 2 शब्द अच्छे बोलने थे, जो इन्होंने नहीं बोले। ये एक अपमान किया गया है। दूसरी तरफ मोदी जी ने जिस तरह से विपक्ष की पोल खोली है, उससे
विपक्ष पूरी तरह एक्सपोज हो गया है, पहले लोकसभा में और अब राज्यसभा में। जिस तरह से मोदी जी ने विपक्ष की परतें खोली हैं, इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि मोदी जी सब पे भारी। वंदे मातरम।